नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसका दूसरा अध्याय लक्ष्मी इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इसकी व्याख्या हम पहले ही देख चुके हैं। जिसने न देखी हो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज हम इसके स्वाध्याय को शुरू करते हैं। पेज नंबर 4 पर हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ। इसमें हमें परिच्छेद में दिया हुआ है कि ज्ञान सिंह को मवेशी, यहाँ पे परिच्छेद मतलब ये जो रेड कलर का दिया हुआ है ये पूरा परिच्छेद है और इसी में के प्रश्न बने हुए थे, इसी में के उत्तर हमें जो है लिखना है। तो अब जो है ज्ञान सिंह को मवेशी, उत्तर हमारा आ जाएगा पालने का बहुत शौक था। ठीक है, पालने का, क्योंकि उसे मवेशी यानी दूध वाले जानवर, दूध देने वाले जानवरों को पालने का शौक था। दूसरा, स्वीकार करोगे, वह पूछता है करामत अली से कि स्वीकार करोगे लक्ष्मी को, है ना। दूसरा क्वेश्चन है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए में हमें दिया हुआ है संजाल पूर्ण कीजिए। अब ये हमें पूरा संजाल दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। पहला हमें प्रश्न में दिया है परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान से संबंधित जानकारी, यानी इस परिच्छेद में जो रेड वाला परिच्छेद हमें दिया है इसी के अंदर जो ज्ञान से संबंधित जानकारी उसे हमें लिखना है। तो पहली जानकारी हमारे पास ये है कि उसे मवेशी पालने का शौक था, है ना। उसके दरवाजे पर जो है हमेशा हमें मवेशी दिख सकते थे, इसलिए उसे मवेशी पालने का शौक था। दूसरा, उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती थी, है ना। हमेशा उसके घर के दरवाजे पर जो है गाय या भैंस बंधी हुई रहती थी। हम नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा कि दूध बेचना उसका धंधा नहीं था। ठीक है, दूध बेचना उसका धंधा नहीं था। उसके बाद वह करामत अली का मित्र था, क्योंकि करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, साथ में जाना आना भी करते थे और एक पास पास ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में हमें दिया है ज्ञान सिंह की समस्याएं। तो ज्ञान सिंह की समस्याएं क्या थी? लक्ष्मी को बेच न सकना, यानी वो जो जहाँ दूसरी जगह जा रहा था, एक तो वहाँ लक्ष्मी को लेकर नहीं जा सकता था और दूसरी बात वो लक्ष्मी को बेच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। तो लक्ष्मी को बेच न सकना, ये पहली उसकी समस्या थी। दूसरी समस्या है लक्ष्मी को अपने साथ न रख पाना, क्योंकि दूसरा जो घर है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो वहाँ उसे अपने साथ नहीं रख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य क्या था। दूध वो क्यों घर के गली के जो कुछ घरों में दूध चला जाता था, ऐसा उसमें हमको इस पैराग्राफ में परिच्छेद में दिया हुआ है। तो वो सिर्फ इसलिए कि गाय के लिए चारे का प्रबंध कर सके, है ना। उसका उद्देश्य ये था गाय के लिए चारे का प्रबंध कर सकना। और नेक्स्ट है गाय के लिए दर्रे का प्रबंध करना, यानी चारा और दर्रा मिला के गाय को दिया जाता था। तो उन दोनों चीज़ों का प्रबंध करने के लिए गली के कुछ घरों में वो दूध दे देता था, बल्कि ये उसका व्यवसाय नहीं था, है ना, धंधा नहीं था। वो तो सिर्फ उसके चारे के लिए पैसा जुट जाए इसके लिए वो पड़ोस के घरों में दे देता था दूध। अब देखिए चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो सेवक, यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया है, यहाँ पर्यायवाची, यहाँ विलोम, यहाँ लिंग परिवर्तन और यहाँ वचन परिवर्तन दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं सेवक का पर्यायवाची क्या होता है, तो नौकर। ठीक है, उसके बाद में सेवक का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेविका। ठीक है, और सेवक का विलोम हम लिखेंगे तो सेवक का विलोम हो जाएगा मालिक, क्योंकि नौकर, नौकर का विलोम क्या हो जाएगा, मालिक। ठीक है, समझ में आया। सेवक, सेवक का वचन परिवर्तन करेंगे तो सेवक से सेवक हो वगैरह ऐसा नहीं होता है। तो वचन परिवर्तन करने के बाद या एक सेवक हो चाहे 100 सेवक हो, वो हमेशा सेवक ही रहेंगे। ठीक है, तो सेवक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ मिलता है कि पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। अब इनको हम देखते हैं क्या लिखना है हमें इसके अंदर। तो आइए, अब यहाँ पे हमें लिखना है पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। अब ये प्रश्न जो है आपको स्वमत लिखिए वगैरह में भी आ जाता है। अब पहले तो इस जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग समझ में आए। सौहार्दपूर्ण यानी विनम्र या दयालु या मैत्रीपूर्ण व्यवहार, और अब व्यवहार का मतलब क्या, तो बर्ताव, हम किसी के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं ना, तो बिहेवियर मतलब बर्ताव। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये चीज़ें लिख सकते हैं कि मुक्त पशु पक्षियों की सुरक्षा,
संरक्षण संवर्धन करना मनुष्य की जिम्मेदारी है। यानी जो भी पशु या पक्षी होते हैं वो मूक होते हैं, है ना, उन्हें बोलना नहीं आता है, वो बोल के अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाते, वो जो चाहते हैं उस चीज़ को प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनका संरक्षण करें, उनकी सुरक्षा करें, है ना। अक्सर देखा जाता है कि जब तक पशु उपयोगी होता है तब तक उसकी देखभाल की जाती है, जब तक हमें उससे कुछ प्राप्त होता रहता है तब तक जो है उसकी देखभाल की जाती है। लेकिन जैसे ही वह हमारे काम का नहीं रहता उस समय क्या हो जाता है, वह हमारे लिए फालतू हो जाता है, तब तक उसकी देखभाल की जाती है। पर जैसे ही पशु बीमार पड़ता है या उपयोगी नहीं रहता, सब उस पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं। जैसा कि हमने लक्ष्मी के लिए देखा कि जब वो उपयोगी नहीं रहेगी तो घर में रहमान और उस करामत अली की पत्नी रमजानी सब ने उसके ऊपर से ध्यान हटा लिया था। पशु उत्पीड़न कोई नई समस्या नहीं है, यानी पशुओं को परेशान करना, उनको तकलीफ़ देना, ये कोई नई समस्या नहीं है। सदियों से पशुओं के साथ बुरा व्यवहार होता आया है ना, सदियों से ऐसा होता आया है। पर मनुष्य का सबसे पहला साथी कुत्ता बना क्योंकि वह स्वामी भक्त है। अब यहाँ पे हमको ये बताया गया कि मनुष्य का जो सबसे पहला साथी था वो कुत्ता बना क्योंकि वो स्वामी भक्त के लिए के नाम से मशहूर है। जैसे जैसे मानव घर बसाकर रहने लगा, आवश्यकता के बढ़ने पर गाय, बैल, बकरी, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि पशुओं को पालने लगा। बाद में धीरे धीरे वो इन सब पशुओं को भी पालने लगा क्योंकि ये सब फिर उसके काम में, व्यवसाय के काम में आने लगे, घर के काम में आने लगे। अब यहाँ देखते हैं कि पालतू पशु सदैव मानव जाति के उपयोग में आए हैं, है ना। इनसे मानव जाति का कुछ न कुछ अच्छा ही हुआ है, कभी भी पशुओं ने मानव जाति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने मनुष्य को सुख सुविधाएं प्रदान की क्योंकि पहले ऊँट, घोड़ा ये सब आने जाने के लिए कहीं पर साधन हुआ करते थे। भैंस, बकरी, गाय ये जो है घरों में दूध, गोबर इनके लिए उपयोग में लाए जाते थे। उसके साथ में बैल जो होते थे खेतों में काम आते थे। इसी तरह से गधा जो है मिट्टी ढोने के लिए काम में आता था। इस तरीके से पशुओं के बहुत सारे उपयोग होते थे। तो पालतू पशु सदैव मानव जाति के उपयोग में आए हैं। उन्होंने मनुष्य को सुख सुविधा प्रदान की है ना, हमें सुख दिए, सुविधाएं दी है। इसलिए मनुष्य का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें प्रेम से पाले क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सदैव अच्छे ही कार्य किए हैं सभी जानवरों ने। तो फिर ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें प्रेम से पालें, उनके साथ दयालु और प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। यानी हमें उनके ऊपर दया करनी चाहिए, उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्हें समय पर चारा पानी दें, यानी उनकी क्या डिमांड रहती है, सिर्फ चारा और पानी की, तो वो उन्हें समय पर दें। एवं उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हमें उनके साफ़ सफाई का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वे स्वयं तो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख सकते, तो हमें ही रखना चाहिए। साथ ही वे अपना दुख दर्द हमें बता नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हमें उनकी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि वो अपने दुख दर्द को हमें बता ही नहीं सकते, उन्हें कोई परेशानी भी हो तो हमें नहीं बता सकते, तो फिर उनकी भावनाओं को हमें ही समझना होगा। आइए दूसरा आगे का देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पेज नंबर 5 पर हमको दिया हुआ है, वो है भारत सरकार द्वारा पशु संरक्षण पर चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी पढ़िए और घोष वाक्य बनाकर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इनको कि भारत सरकार द्वारा पशु संरक्षण के लिए चलाई जाने वाली कौन कौन सी योजना है। तो हम सबसे पहले इसकी शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए 65% कृषक गाय, बैल अर्थात पशुओं पर निर्भर है। यानी बहुत कम ऐसे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर वगैरह की सुविधाएं होती है। अन्यथा तो 65% जो किसान है, ग्रामीण किसान है, वो इतने गरीब होते हैं कि वो पूरी तरीके से गाय बैल पर ही उनकी खेती जो है वो निर्भर होती है। ठीक है, इसी प्रकार भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन भी प्रचलित है। गाँव में पशुओं को बहुत ज़्यादा पाला जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरियाँ। तो हर घर में मवेशी
होते हैं, मवेशी यानी दूध देने वाले जानवर। परंतु जब ये मनुष्य के काम के नहीं रह जाते तब इन्हें छोड़ दिया जाता है, बाहर इसी जंगल में या खुले में छोड़ दिया जाता है और ये बिल्कुल लावारिस के समान घूमते रहते हैं। इन्हीं को दुर्दशा से बचाने के लिए, इनकी जो दुर्दशा होती है, इनकी जो हालत ख़राब होती है, उससे इनको बचाने के लिए एवं इनके संरक्षण के लिए यानी इनके बचाव के लिए, इनकी सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार ने कई पशु संरक्षण योजनाएं बनाई हैं जो निम्नलिखित है। अब सबसे पहले जो पशु संरक्षण अधिनियम था वो 1960 में बना था, ठीक है। तो उसका नाम है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, ये पूरा इसका नाम है ना। 1960 में ये बना है और इसकी संख्या है 59, यानी संख्यांक यानी इसका अगर हम फाइल के अंदर नंबर देखेंगे तो ये इसका नंबर हमें दिखता है। यह 26 दिसंबर 1960 को पारित हुआ है ना। 26 दिसंबर 1960 को यह लागू हुआ, संसद में पारित हुआ। उद्देश्य इसका ये है पशुओं को अनावश्यक यानी बिना कारण पीड़ा यानी दुख या यातना यानी कष्ट पहुँचाने के निवारणार्थ यानी उससे संबंधित निवारण किया जाए, उसकी समस्याओं को सुलझाया जाए और उस प्रयोजन के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता एवं निवारण संबंधी विधि का संशोधन करने के लिए, यानी पशुओं के प्रति अगर किसी ने क्रूरता की हो, अगर उसको किसी तरीके के दुख या कष्ट पहुंचाया हो तो उससे संबंधित संशोधन, उसके बारे में माहिती करके और उसके ऊपर जो है कुछ किसी भी प्रकार से एक्शन लिया जा सकता है, इसके लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। दूसरा देखते हैं कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना एक, इसको भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इसके अनुसार इसमें किसी जंगली जानवर को कैद करना, उसकी हत्या करना, जहर देना उसको, यानी बहुत से लोग होते हैं ना बूढ़े होने के बाद में अगर उस जानवर को नहीं पाल सकते तो फिर उसको जहर दे के मार डालते हैं, तो जहर देना, फंदा या फांसी लगा देना उनको, है ना, यानी किसी भी तरह से उनको मृत्यु दे देना, चोट पहुँचाना, जानवर के शरीर के अंगों को चुराना। अब हम देखते हैं कि हाथी के दांत, एक सींग वाले गेंडे का वो जो सींग होता है वो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनका जो व्यवसाय होता है, इनको चुराना, तो इनको चुराने के लिए उन जानवरों को मार डाला जाता है। तो ये फिर पक्षियों, सरीसृपों के अंडों या घोंसलों में व्यवधान पैदा करना, यानी जहाँ ये अपने घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं और उसके अंदर जो है अपने अंडे देते हैं, तो उन अंडों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या उनको नाश कर देना, ये उसमें व्यवधान पैदा करना या क्षति पहुँचाना शिकार के बराबर माना गया है। इन सब चीज़ों को ऐसा माना गया है कि आपने उस जानवर का जो है शिकार किया है ना। 2003 में इसमें संशोधन करके दंड को और अधिक कठोर बनाया गया। पहले तो ये जो है पहले तो ये अधिनियम 1972 में बना, लेकिन बाद में इसके अंदर 2003 में और संशोधन किया गया, इन्हें सुधार किया गया और उसके साथ में इसको और ज़्यादा कठोर बना दिया गया। इसके अंदर पहली बार के अपराध के लिए 10,000 रुपये दंड यानी 10,000 रुपये की सज़ा व न्यूनतम 3 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा यानी कम से कम 3 वर्ष की जेल की सज़ा ये इसके अंदर रखा गया। और दोबारा अगर यही कृत्य किया गया यानी रिपीट हो गया तो न्यूनतम 3 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा और 25,000 दोबारा होने पर 25,000 रुपये का दंड व 7 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया। यानी पहली बार करेंगे तो 10,000 रुपये का दंड और कम से कम 3 साल की सज़ा, और अगर उसके बाद में इसकी पुनरावृत्ति होती है, दोबारा ये किया जाता है, तो 25,000 रुपये दंड और 7 साल की कम से कम सज़ा का प्रावधान इसमें रखा गया है। उसके बाद में एक और हम इसका प्रावधान देखते हैं कि 2014 में जानवरों पर कॉस्मेटिक प्रयोग पर राष्ट्रव्यापी बैन लगाया गया है ना। यह बैन जानवरों की त्वचा पर रसायनों के इस्तेमाल, रसायन यानी केमिकल्स है ना, केमिकल्स के इस्तेमाल, उन्हें घातक खुराकें देना यानी उन्हें ऐसा कुछ खिलाना जिससे कि वो ज़्यादा दूध दें या फिर उनसे संबंधित कोई भी चीज़ों से फ़ायदा उन्हें हो, इसके लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, उन्हें घातक खुराकें देना है और इसके लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइनें भी जारी की गई। यानी यदि हम किसी पशु को
ऐसी पीड़ित अवस्था में देखते हैं, या कोई पीड़ित कर रहा है, उसे पीड़ा दे रहा है, यातना दे रहा है, ऐसा अगर हम देखते हैं तो कई हेल्पलाइनें हैं जिन पर हम फ़ोन करके उसके बारे में बताकर उस व्यक्ति को सज़ा दिलाने का कार्य कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, ये आपके पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है कि विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप में अपने विचार लिखिए, है ना। विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप में अपने विचार। अब इसकी शुरुआत हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हम में से ज़्यादातर लोगों को विलुप्त होती जा रही जानवरों की प्रजातियों के बारे में अंदाज़ा नहीं होता है ना। यानी हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्तता की कगार पर है, यानी नष्ट होने की, ख़त्म होने की कगार पर है। और फिर पता तो होता ही नहीं है और फ़र्क भी नहीं पड़ता, यानी हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन इंसानों की लापरवाही के कारण धरती से कई खूबसूरत जीव गायब हो रहे हैं। हमारी लापरवाही के कारण, क्योंकि हम उसमें ध्यान नहीं देते या कुछ हो जाता है तो उस बात को आई गई करके छोड़ देते हैं, इसलिए बहुत से खूबसूरत जीव हमारी धरती से गायब हो रहे। इसका मुख्य कारण है पर्यावरण का प्रदूषित होना। अब पहला कारण तो है पर्यावरण का प्रदूषित होना, है ना। उसके बाद में जंगलों का कटना, यानी जंगलों को काटना, और अवैध शिकार होना, यानी जंगली जानवरों का शिकार करना। ऐसा जानवर जिनका शिकार करना अमान्य है, वैसे उनका शिकार करना जो वैध नहीं है, कानून के अंतर्गत नहीं आता है ना। इनमें विलुप्त हो रही प्रजातियां इस प्रकार है। तो ऐसी प्रजातियां जो खो रही है, ख़त्म हो रही है, नष्ट हो रही है, वो इस प्रकार से हैं। इसमें आते हैं बाघ, शेर, गेंडे, कस्तूरी मृग, व्हेल शार्क, इंडियन पेंगोलिन, क्लाउडेड तेंदुआ, ध्रुवीय भालू, लंबी नाक वाला बंदर, जुगनू, सफ़ेद हाथी आदि। अब हम देखते हैं कि इनमें और कई नाम शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार जानवरों की विलुप्ति एक चिंताजनक विषय है। इनके लिए हम अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम इनके लिए छोटे छोटे और महत्वपूर्ण कार्य? तो जैसे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। इसमें जल, थल एवं वायु प्रदूषण मुख्य रूप से है। अब जैसे हम चाहे तो हम जल को प्रदूषित होने से बचाने का कार्य कर सकते हैं, थल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, वायु को प्रदूषित होने से पेट्रोल का कम उपयोग करें, थल को प्रदूषित होने से के लिए रसायन का कम से कम उपयोग करें, पॉलीथीन की जो पॉलीथीन है के बैग्स होते हैं उनका जो है कम उपयोग करें या उनको बंद करें। जल के अंदर हमारे घरों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ न डालें और प्लास्टिक का कम प्रयोग करें। घरों के निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का उचित स्थान पर विसर्जन हो, ये हम कर सकते हैं। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यह भी एक इस प्रश्न बन जाता है अलग से आपके पास हाथ में। तो इसमें हम देखते हैं कि संकटापन्न, यानी जो संकट के अंदर है, तो संकटापन्न जंतुओं के लिए प्रजनन कार्यशालाओं का निर्माण करना, यानी ऐसे जंतु या ऐसे जीव या प्राणी जिनकी प्रजनन क्षमता पर पर्यावरण के कारण कोई प्रभाव पड़ा है, यानी उनके जो प्रजाति वो विलुप्ति के कगार पर है, नष्ट होने के कगार पर है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? प्रजनन कार्यशालाओं का निर्माण कर सकते हैं जहाँ उनका प्रजनन हो सके अच्छे से, है ना, उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। दूसरा, वन्य जीवन सप्ताह मनाना, यानी हम वन्य जीवन सप्ताह मना सकते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि भाई वन्य जीव जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको हमें बचाना है। इस तरीके से हम उनको जागरूक कर सकते हैं। तीसरा है उद्यानों एवं अभयारण्यों का निर्माण करना, यानी हम उद्यान यानी
बगीचे बना सकते हैं, बड़े बड़े उद्यान बना सकते हैं, अभयारण्य बना सकते हैं, जहाँ हम जंगली जानवरों को रख कर और उनको वहाँ पे संरक्षित रख सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनका निर्माण करना। फिर 1972 में बने शिकार एवं गैर कानूनी कार्य, इस नियम का पालन करना। यानी 1972 का जो हमने अभी नियम देखा था, अधिनियम, उसके अंतर्गत शिकार जो है वो गैर कानूनी है, इस नियम का हम पालन करें। उसके बाद में लाभकारी जंतुओं के, जीवों के अति उपयोग को रोके, जैसे गाय, भैंस या और दूसरे कोई ऐसे, जैसे मछली हैं तो मछलियों को इतना ज़्यादा भी न खाए कि ख़त्म ही हो जाए, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब वो है कि अति उपयोग, यानी आप खाने में उपयोग कर रहे हैं या किसी चीज़ में उपयोग कर रहे हैं, उस उपयोग को रोकें। फिर वन्य क्षेत्रों को प्रवासी पक्षियों व एवं वन्य जीवों के लिए आरक्षित करें। यानी वन्य जीव, जो जंगली जीव है वो उनको प्रवासी पक्षियों, वो जो क्षेत्र है वन का, यानी जंगल का जो क्षेत्र है, उसको प्रवासी पक्षी, यानी साल में जो 1-2 बार हमारे यहाँ आते हैं, ऐसे प्रवासी पक्षियों के लिए एवं वन्य जीवों के लिए आरक्षित करके रखें। उनको वहाँ पर रहने का उनका स्थान जो है निश्चित करके रखें। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का इसका एक और पॉइंट बच गया है, जो संकटापन्न जातियों का अर्थात स्पीशीज़, यानी उन जातियों का संरक्षण करना। इस प्रकार से हम संसार भर में विलुप्त हो रहे जानवरों के संरक्षण करके उन्हें बचा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 6 पर दिया हुआ क्वेश्चन, विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब आपको पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है पेटा संस्था, है ना, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, पेटा संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और इसके प्रमुख मुद्दे विद्यालय की भित्ति फलक पर लिखिए। अब हमें यहाँ पर सिर्फ हम इसके ऊपर नोट लिख रहे हैं और वो इस तरीके से है कि पेटा का पूर्ण नाम पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यह है। यह पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोगों का पशु अधिकार संगठन है। यानी ऐसे लोग जो पशुओं को बचाने के लिए, उनके प्रति अच्छे व्यवहार करने के लिए पक्षधर है, उनका पक्ष करते लेते हैं, उनके पक्ष में है, ऐसे लोगों का यह पशु अधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में स्थित है। विश्व भर में इसके 50 लाख सदस्य हैं। इनग्रिड न्यूकिर्क इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके सेक्रेटरी हैं। इसका नारा है, क्या नारा है? पशु हमारे खाने, प्रयोग करने, मनोरंजन करने और किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। 1980 में स्थापित इस संस्था की ओर लोगों का ध्यान 1981 में तब गया जब इस संगठन के सिल्वर स्प्रिंग बंदरों के मामले को लेकर आवाज़ उठी। ठीक है, यह पशु अधिकार संगठन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो पशुओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार या दुरुपयोग पर, जैसे भोजन, मनोरंजन, अनुसंधान पर रोक लगाने के लिए है। यानी पशुओं के साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे यूज़ किया जाता है, अनुसंधान के लिए उनको लेकर जाया जाता है पकड़कर, या भोजन के लिए उनको काट कर खाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए इसे बनाया गया है ना। पेटा सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर पशुओं के कल्याण के लिए, यानी उनके अच्छे के लिए बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वालों को, यानी उस कानून को तोड़ने वालों को के विरुद्ध कार्यवाही करता है। यह पशु अनुसंधान प्रयोगशालाओं, खेतों, बूचड़खानों, सर्कस आदि में अपने जांचकर्ताओं को भेजकर उन्हें पशुओं के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने को कहता है। यानी कि जहाँ जहाँ पशुओं पर निर्मम व्यवहार किया जाता है, जैसे कि अनुसंधान प्रयोगशालाओं में उनके ऊपर कई प्रयोग किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं, तो वहाँ जाकर, खेतों में अगर उनसे हद से ज़्यादा काम लिया जा रहा है तो वहाँ जाकर किसानों को समझाया जाता है कि उनसे
किस तरीके का, किस उम्र के जानवर से किस तरह का काम लिया जाए, बूचड़खानों में जहाँ उन्हें काट कर बेच दिया जाता है खाने के लिए वहाँ पर जाकर समझाना, सर्कस जहाँ पर कि उनको अपने ताल पर नचाया जाता है वहाँ जाकर, और मनोरंजन का क्षेत्र अर्थात फिल्मों में भी अगर इस प्रकार से इनका दुरुपयोग होता है तो वहाँ ये जो जांच करता है पेटा के ये वहाँ जाते हैं और उन लोगों को समझाते हैं कि उन्हें अपने व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन लाना चाहिए जिससे कि पशु जो है वो अच्छे से रह सके। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे अब हम स्वाध्याय पर आ जाते हैं, पेज नंबर 8 जिस पर स्वाध्याय दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, और इसके अंतर्गत हमें दिया है संजाल पूर्ण कीजिए, और इसमें हमें प्रश्न दिया हुआ है मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन जो है लक्ष्मी के व्यवहार में आया था। अब देखिए पहला इसका कि लक्ष्मी भयभीत और डरी हुई लग रही थी, यानी जब रहमान ने उसे मारा था उसके बाद वह भयभीत और डरी हुई लग रही थी। दूसरा बात, वह उछलने कूदने लगी थी, है ना, उछल कूद कर छूटने का प्रयत्न कर रही थी, या मत मारो ये बोलना चाह रही थी। उसके बाद में तीसरा परिवर्तन, जो भी उसके पास जाता उसे सींग से मारने का प्रयत्न करती थी, है ना, ये भी वो कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था सब उसे मारने के लिए आ रहे हैं। अगला देखते हैं कि गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयत्न करने लगी या करने लगी थी, ठीक है, जो भी है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि यहाँ लिखा है उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य को फिर से लिखिए। उचित घटनाक्रम यानी ये जो घटनाएं 1 2 3 4 हमको दी हुई है इनका सही क्रम, यानी लेसन में किस तरीके से आई है, कौन सी लाइन पहले आई है, कौन सी उसके बाद, ऐसे एक के बाद एक हमें लिखना है। तो पहली लाइन है उसके गले में रस्सी थी। दूसरा है रहमान बड़ा मूर्ख है। तीसरा वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। चौथा उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है, ठीक है। इसका क्रम इस तरीके से होगा कि उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है, ये पहला लाइन हो जाएगा। फिर करामत अली बोलता है रहमान बड़ा मूर्ख है ना, ये दूसरी लाइन हो जाएगी। और तीसरा जब वो लक्ष्मी को बाहर लेकर जाता है उसे गौशाला में लेकर जाने के लिए, तो उसके गले में रस्सी थी, है ना, गाय के गले में, और फिर वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, यानी करामत अली उसे सड़क पर ले आया। तो 1 2 3 और 4 इस तरीके से ये बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर लिखिए ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। अब हमें ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें इसके अंदर लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे कि उसे, अब ये छोटे छोटे ब्लॉक दिए हुए तो इनमें ये इतना नहीं आएगा इसलिए इन्हें इस तरीके से लिखा है। पहला नंबर है उसे मवेशी पालने का बहुत शौक था, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे, अब जो हमने उधर परिच्छेद वाले में देखा है उसी तरह का है, प्रायः उसके दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती थी, ठीक है। और तीसरा है 3 साल पहले उसने जर्सी गाय खरीदी थी। पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें हम बता रहे हैं। और चौथा दूध बेचना उसका व्यवसाय, या इस जगह आप लिख सकते हैं धंधा नहीं था, ठीक है। अब हम इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं कि गलत वाक्य सही करके लिखें, यानी ये जो सेंटेंस दिया ये गलत है, अब हम इसको सही करके लिखेंगे। किस तरीके से, हमें दिया हुआ है कि करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था, परंतु करामत अली 4 साल से सेवा करता आ रहा था क्या गाय की? नहीं, ज्ञान सिंह के जाने के बाद सिर्फ 1 साल से वो सेवा करता चला आ रहा था। तो 4 को कट करके हमें 1 लिखना है, फिर से सेंटेंस को एज इट इज़ लिखना है इस वाक्य को, है ना। दूसरा देखते हैं, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ, है ना, तसल्ली हुई, इत्मीनान यानी तसल्ली तो नहीं। यहाँ पे ये आएगा कि करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे नहीं, ये 2 चीज़ें लिखकर और फिर से वाक्य को लिख देना है। आगे का देखते हैं।
प्रश्न 5 कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। यहाँ पे हमें मुद्दा दिया है करामत अली की गाय, और यहाँ पे उसका वर्णन करने के लिए हमें ये मुद्दे दिए हुए, ये विषय दिया हुआ है करामत अली की गाय, और मुद्दे दिए हैं ये। तो नाम, करामत अली की गाय का नाम लक्ष्मी, करामत अली की गाय की उम्र अधेड़ उम्र, करामत अली की गाय की नस्ल जर्सी, करामत अली की गाय की स्थिति बूढ़ी हो गई थी इसलिए दूध देना बंद कर दिया था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कारण लिखिए। कारण लिखिए प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि जो भी प्रश्न दिया है उसके आगे हमें लिखना है कि ये क्यों ऐसा हुआ है ना, उसका कारण बताना है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए, पहला है करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अब करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी क्यों तैयार करने लगा, कारण लिखिए। कारण है क्योंकि लक्ष्मी भूखी थी, रहमान और रमजानी ने उसे चारा नहीं दिया था, है ना। दूसरा है कि रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रोगन यानी तेल में दवाई मिली हुई जो तेल है उसे रोगन कहा जाता है। तो रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। कारण लिखिए क्यों दिया, ताकि करामत अली उसे लक्ष्मी की पीठ पर हुए घावों पर लगा सके। ठीक है, उसके बाद में है रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था उसने लक्ष्मी को इलाके से बाहर, क्योंकि घर में जो है उसके खाने के लिए चारा नहीं था, तो वो सोच रहा था कि उसे बाहर छोड़ दें ताकि वह घास खाकर अपना पेट भर सके। ठीक है, ये उसका कारण था। उसके बाद में अगला प्रश्न है इसमें कि करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। क्यों किया करामत अली ने उसे भर्ती, क्योंकि गौशाला लक्ष्मी के लिए सुरक्षित जगह थी। उसके घर में लक्ष्मी को कभी भी बेच सकते थे, है ना रहमान, इसलिए उसने उसको एक उचित सुरक्षित जगह पर ले जाकर गौशाला में रख दिया। अब ये गौशाला आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ग के ऊपर औ की मात्रा लगा के भी गौशाला लिखा जा सकता है। ठीक है, अंत में हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। अब पहला दिया है पीठ। अब भिन्न हिंदी और मराठी में हमें बताना है कि इन शब्दों को क्या बोला जाता है। तो पीठ जो है इसको हिंदी में बोला जाता है शरीर का पिछला हिस्सा या फिर पिछवाड़ा। ठीक है, दोनों चीज़ें सही है, पिछवाड़ा भी और शरीर का पिछला हिस्सा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और मराठी में पीठ का मतलब होता है आटा। ठीक है, यानी आटा जो हम गूंथते हैं, जिसकी रोटी बनाते हैं वो। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट है खाना। तो भाई खाने को हिंदी में बोला जाता है, खाना मतलब हिंदी में होता है भोजन, और खाना मतलब मराठी में होता है दराज या फिर खण। ठीक है, खण यानी अलमारी के खण, अलमारी के दराज, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ हमें एक करके दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, जैसे खत। खत को हिंदी में पत्र बोलते हैं, वहीं खत को मराठी में जो है खाद, जो झाड़ों में खेतों में डाली जाती है वो उसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट इसी में का दिया हुआ है चारा। चारा को हिंदी में क्या, अब मेरे पास ये करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, ऐसा बोला जाता है ना, तो ये चारा मतलब उपाय। तो हिंदी में मुझे इसके अलावा कोई उपाय सूझ नहीं रहा था, तो उपाय। उसके बाद में इसको मराठी में चारे का मतलब क्या होता है, तो मराठी में होता है घास, यानी जानवरों को खिलाने दिया जाने वाला चारा, जानवरों का खाना यानी चारा, है ना मराठी में। फिर उसके बाद में अब ये देखते हैं यहाँ पे कल। तो कल क्या है, कल का मराठी में मीनिंग पहले दिया हुआ है कि मराठी में कल का अर्थ होता है रुझान या झुकाव। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि 10th के बाद तुम कौन सा विषय लेना पसंद करोगे, यानी उसका रुझान किस विषय की तरफ है, उसका झुकाव किस विषय की तरफ है, तो मराठी में उसको कल बोला जाता है। ठीक है, और जो हिंदी है, हिंदी में कल का मतलब होता है आने वाला कल या बीता हुआ कल। यहाँ पे आप बीता हुआ कल भी लिखिए, बीता हुआ कल।
ठीक है, इस तरीके से दोनों इसके मीनिंग हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे प्रश्न दिया है कि यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अब हम इसको देखते हैं कि करामत अली के जगह पर होते तो हम क्या करते। तो अब इसका आंसर इस तरीके से है कि देखिए, यदि आप करामत अली की जगह होते तो इस संदर्भ पर अपने विचार लिखिए। तो हमने इस तरीके से इसको लिखा हुआ है कि यदि मैं करामत अली की जगह होता तो मैं गाय को पूजनीय मानता हूँ। वह हमारी माँ के समान होती है। उसके दूध, गोबर और गौमूत्र हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, उसके गोबर से खाद एवं खाद से खेतों में फसल तैयार होती है ना। उसके गोबर से खाद बनती है। खाद को खेतों में फसल तैयार करते, फसलों को अच्छी उपज के लिए डाला जाता है। वहीं अनाज हम घरों में, वही अनाज जो फसल से हमें प्राप्त होता है, वही अनाज हम घरों में गोबर के कंडे, उपले आदि चूल्हे में जलाकर उस पर पकाते हैं, है ना। उस पर यानी वो कंडे जो है चूल्हे में डालकर उससे जो आग उत्पन्न होती है उसके ऊपर वही उसी अनाज को पकाया जाता है जो खेतों में उगता है ना। गौमूत्र से घर शुद्ध एवं वातावरण शुद्ध करते हैं। उसे रसायन एवं कीटनाशक के रूप में खेतों और बागों में प्रयोग में लाते हैं। यानी ये जो गौमूत्र होता है वो एक तरह का ऐसा रसायन होता है जिसे कीटनाशक के रूप में खेतों में भी यूज़ किया जा सकता है। जब झाड़ों में पौधों में कीड़े लग जाते हैं तो उनके ऊपर पानी में गौमूत्र मिला के अगर डाल दिया जाए तो वो एक प्रकार के कीटनाशक का काम भी करता है। आगे का हम देखते हैं कि यदि मेरी गाय बूढ़ी होने पर दूध देना बंद भी कर देती। यानी अब यहाँ पे आपको पूछा गया है ना कि अगर आप करामत अली की जगह पर होते तो क्या करते। तो फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि यदि मेरी गाय बूढ़ी होने पर दूध देना बंद भी कर देती तो मैं उसके दूसरे फ़ायदों को नज़रअंदाज नहीं करता। यानी दूसरे भी फ़ायदे उसके हो सकते हैं, इन बातों को मैं नज़रअंदाज नहीं करता। दूध नहीं मिला तो क्या, यानी उसने दूध देना बंद कर दिया तो क्या, मैं अब उसके गोबर और गौमूत्र का भी एक व्यवसाय के रूप में रूपांतर कर देता। यानी उसके गौमूत्र का और उसके गोबर का क्या कर देता, व्यवसाय के रूप में अर्थात बिजनेस के रूप में उसको बदल देता। कैसे, और दूध बेचकर जितनी कमाई नहीं होती उससे ज़्यादा कमा लेता, है ना। ये दिमाग का काम करता वो। साथ ही साथ मेरे खेतों में और घर के बाग में गोबर से बनी खाद का उपयोग करता। यहाँ पे साथ में आप और लिख सकते हैं, बची हुई खाद को मैं बेच देता, उससे भी पैसे कमाता। और घर में गोबर गैस बनाता, है ना, गोबर गैस प्रोडक्शन करता और उसके ऊपर खाना पकाता, है ना। फिर उसे चूल्हे पर भी पकाने की ज़रूरत नहीं रहती। इस प्रकार अपने जीवन को और खान पान को मैं पूरी तरह से रसायन मुक्त कर लेता। आजकल जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो अगर घर में गाय है, अगर दूध नहीं भी दे रही है तो आप उसका उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। खेतों में अगर आप ये खाद के रूप में डालेंगे तो आपको ऑर्गेनिक जो है सब्जियाँ प्राप्त हो जाएगी, आपका अनाज जो है ऑर्गेनिक होगा। उसके बाद में आप जो है उसका बायोगैस बनाएंगे, मतलब गोबर से गैस बनाएंगे, तो गोबर गैस के ऊपर आप खाना पकाएंगे, वो भी जो है वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है और पूरी तरीके से उसके गोबर का उपयोग भी हो जाता है। और साथ ही साथ वो क्या होता है, प्रदूषण को भी कम करता है। प्रदूषण तो होता ही नहीं, उसे पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाने में सहयोग देता है ना। और उसके आगे और ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी ही ज़मीन पर गौशाला बनाकर, यानी गौशाला बना लेते हैं उनके घर की ज़मीन पर, खेतों की ज़मीन पर जो भी है वहाँ पर गौशाला बनाकर अन्य छोड़ी हुई गायों को वहाँ रखकर उनकी देखभाल करने के साथ साथ अपने व्यवसाय को उच्च स्तर पर ले जाने का कार्य करता। यानी वो क्या करते, अपनी ज़मीन पर जो है एक गौशाला बना लेते, वहाँ पर अन्य जितनी भी छोड़ी हुई बूढ़ी हुई गायें हैं उनको सबको ले आते, उनको
चारा खिलाते, पानी पिलाते, साथ में फिर जब उनका जो गोबर है वो और गौमूत्र जो है वो उसका व्यवसाय के रूप में उपयोग करते, उससे गोबर गैस बनाते, खाद बनाते, उसी के साथ साथ में जो है उसके साथ में उस खाद का खेतों में प्रयोग करते, ऑर्गेनिक अन्न उगाते, और इस तरीके से उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता था। गाय अंत तक जो है मनुष्य के बहुत अच्छे से काम में आ सकती है, यह हमें इससे पता पड़ता है। ये बहुत छोटे इसमें मैंने लिखा हुआ है, आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको एक आइडिया मिल चुका है। आइडिया मिलने के बाद हम इसमें अपनी तरफ से और पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। अब किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा इस तरीके से है, देखिए, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा में आप लिख सकते हैं। अब हम लेसन ही गाय के ऊपर है, तो मैंने सोचा अधिकतर कुत्ता या घोड़ा उस पर लिखा जाता है, तो हम आज गाय पर लिखे, है ना। मैं एक गाय हूँ, मैं घास फूस चारा खाना पसंद करती हूँ, है ना। मैं पूर्णतः शाकाहारी हूँ, वो मांस नहीं खाती। मनुष्य मुझे रोटी सब्जी भी खिलाता है। मैं एक गांव में रहती हूँ। अब ये जो गाय है वो गांव में रहती है। जिन्होंने मुझे पाला है वह परिवार मेरा बहुत ख्याल रखता है, यानी बहुत ध्यान रखता है। वे मुझे घर पर घास खिलाते हैं एवं सुबह सुबह जंगल में चरने के लिए छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि जंगल में बहुत घास होती है तो वहाँ चरने के लिए छोड़ देते हैं। वो घूम भी लेती है और खा भी लेती है। वहाँ मैं अपनी अन्य साथी गायों के साथ मिलकर जंगल की सैर करते करते घास भी खाती हूँ, उसका वॉकिंग भी हो जाता है और वो पेट भी भर जाता है ना। मैं जब शाम को घर जाती हूँ तो अपने बछड़े की रंभाने की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती हूँ। जब वो शाम को घर जाती है तो उसका बच्चा उसका इंतज़ार करता रहता है ना, उसकी आवाज़ सुनकर वो खुश हो जाती है। अभी तो मैं इस परिवार को जो दूध देती हूँ उससे इनके परिवार का गुजारा हो जाता है, साथ ही साथ वे दूध बेचकर पैसा भी कमा लेते हैं, यानी उनका धंधा भी चल रहा है अच्छा। इसलिए मुझे और मेरे बछड़े को अच्छी तरह से रखते हैं, क्योंकि उन्हें अभी फ़ायदा है गाय से। पर मैंने ऐसी गायों को देखा है जो दूध देना बंद कर दे तो परिवार के लोग उसे जंगल में छोड़ देते हैं, है ना, जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। वहाँ हमें कुछ खाने को तो मिल ही जाता है, पर शहरी मूर्ख लोग तो मुझे मरने के लिए सड़कों पर ही छोड़ देते हैं, है ना। शहर के लोग तो जंगल में ले जाने की भी कष्ट नहीं करते, वो उन्हें सड़क पर ही छोड़ देते हैं लावारिस। मैं सिर्फ यही सलाह मनुष्य को देना चाहती हूँ कि जब मैं उनके लिए उपयोगी न रहूँ, अर्थात दूध देना बंद कर दूं, तब इंसानियत के नाते ही सही मुझे सड़कों पर मरने के लिए मत छोड़ो, बल्कि मुझे गौशाला में भेज दो, जहां मैं अपने जीवन के बचे हुए अंतिम सालों को सुकून से जी सकूं और समाज के भले लोग जो गौशालाओं में आकर गायों की सेवा करते हैं उनके लिए भी अपने अंतिम समय तक गोबर की खाद और गौमूत्र से औषधियाँ बनाने में सहायक बनूं या रहूं, जिसे वे अपने खेतों और घर के बगीचों में उपयोग करते रहें। यानी यहाँ गाय की जो आत्मकथा में गाय क्या चाहती है, अंत तक वो जो है मनुष्य के काम में आए, है ना, यही उसकी इच्छा है। देखिए, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहती है, तो हम उसके साथ में क्यों बुरा व्यवहार करें। हमें भी जानवरों के साथ में हमेशा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। अब विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लक्ष्मी इस अध्याय का जो ये स्वाध्याय है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप अभी इस बारे में सोच रहे होंगे कि ये भाषा बिंदु में जो विराम चिन्ह वगैरह दिए हुए इनके बारे में, तो ये विराम चिन्ह के ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो ऐसा बनाने वाली हूँ कि जिसे देखने के बाद में आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसको समझाना एक बड़ा टाइम लेने वाला है ना। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा और वो आप ज़रूर से देखिएगा, ताकि आपके विराम चिन्ह के बारे में जितने भी संशय हैं वो सारे खत्म हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, बुरा लगा तो बुरा लिखिएगा। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और दिए मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको पढ़ते रहिए और तैयार रहिए पढ़ाई करके। तो धन्यवाद, नमस्ते।